एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जीव जगत का वर्गीकरण या कहें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम इसे बिल्कुल एक क्लासरूम नोटबुक की तरह डिकोड करेंगे। हमारा मोटिव सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझना है कि वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर है क्या? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जीवों को उनकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और इवोल्यूशनरी रिलेशन यानी विकासवादी संबंधों के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का एक साइंटिफिक तरीका है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में इंसान जीवों को कैसे बांटता था? सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों के हिसाब से, जैसे किससे खाना मिलेगा, किससे कपड़े या शेल्टर। लेकिन यार, ये तरीका कोई साइंटिफिक या लॉजिकल तो था नहीं। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, हमें नेचर को सही से समझने के लिए एक सॉलिड साइंटिफिक बेस की जरूरत पड़ी, और यहीं से क्लासिफिकेशन की असली शुरुआत हुई। इस क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री भी किसी टाइम ट्रैवल जैसी दिलचस्प है। सबसे पहले शुरुआत की अरस्तू ने। उन्होंने बहुत ही बेसिक बाहरी लक्षणों को देखा और पौधों को पेड़, झाड़ियों और शाख में बांट दिया, और जानवरों को बस इस बात पर डिवाइड कर दिया कि उनमें लाल खून है या नहीं। इसके बाद आए लीनियस, जिन्होंने सारे जीवों को दो बड़े किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया में बांट दिया। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे जीव ऐसे थे जो इन दोनों में ही फिट नहीं बैठते थे। फिर फाइनली 1969 में R.H. विटेकर ने एंट्री ली। उन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत प्रणाली दुनिया के सामने रखी और लिटरली पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि विटेकर का ये सिस्टम इतना हिट क्यों हुआ? क्योंकि उनके क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक थे। उन्होंने सिर्फ बाहर से देखकर जीवों को जज नहीं किया, उन्होंने डीप डाइव किया। उन्होंने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो अपना पोषण यानी खाना कैसे लेते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनका फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशन कैसा है। इन 5 पैमानों ने जीवों को क्लासिफाई करने का एकदम नया और सटीक रास्ता खोल दिया। इसी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किंगडम मोनेरा, जिसके सुपरस्टार्स हैं हमारे बैक्टीरिया। अगर हम सिर्फ इनके शेप की बात करें तो ये मेनली 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं। अगर गोल हैं तो कॉक्सी, रॉड जैसे हैं तो बैसिली, स्प्रिंग जैसे घुमावदार हैं तो स्पिरिला, और अगर कॉमा के शेप में है तो विब्रियो। बाहर से देखने में ये बैक्टीरिया भले ही कितने सिंपल लगे, लेकिन इनका मेटाबॉलिज्म इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि पूछिए मत। ये उबलते हुए पानी के झरनों से लेकर बर्फ और गहरे समंदर तक, मतलब लिटरली कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। विटेकर का ये 5 किंगडम सिस्टम था तो एकदम शानदार, लेकिन यार नेचर में हमेशा कुछ ना कुछ सस्पेंस तो रहता ही है। कुछ ऐसे भी थे जो इन 5 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया में से किसी भी रूल में फिट नहीं बैठे। ये हमारे अपवाद हैं यानी एक्सेप्शंस, जैसे कि वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन। अब वायरस को ही देख लीजिए, असल में इनके पास अपनी कोई सेल ही नहीं होती। जब तक ये किसी दूसरे जीव की बॉडी के बाहर हैं, ये एकदम निर्जीव या नॉन लिविंग पार्टिकल जैसे पड़े रहते हैं। और लाइकेन, वो तो शैवाल और कवक की एक कमाल की पार्टनरशिप है। इन बेचारों को किसी एक फिक्स सांचे में रखा ही नहीं जा सका, इसलिए ये इन 5 जगतों से बाहर ही रह गए। अब इन सारे किंगडम्स के बीच का फर्क अगर आपको हमेशा के लिए याद रखना है ना, तो सेल टाइप और सेल वॉल का कंपैरिजन सबसे बेस्ट तरीका है। ध्यान से सुनिए। मुनेरा अकेला ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है और इसकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है। बाकी के चारों किंगडम्स यूकैरियोटिक हैं। अब फंगाई यानी कवक को देखिए, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है। प्लांटी में तो हमें पता ही है कि सेल्यूलोज की वॉल होती है, लेकिन एनिमेलिया यानी हम इंसानों और जानवरों में सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होती ही नहीं है। तो इस छोटे से सेशन में हमने बहुत सारे सॉलिड फैक्ट्स कवर किए हैं। चलिए फटाफट समेटते हैं। कहानी शुरू हुई अरस्तु की सिंपल मॉर्फोलॉजी से, फिर लिनियस का 2 किंगडम सिस्टम आया जो काफी नहीं था, और फाइनली 1969 में विटेकर ने अपना गेम चेंजिंग 5 किंगडम सिस्टम दिया। याद रखने वाली बात यह है कि फंगाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, और हमारे वायरस और लाइकेन इन 5 किंगडम की पार्टी से बिल्कुल बाहर हैं। अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, आज जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी में रोज इतनी नई खोजें हो रही हैं, तो क्या फ्यूचर में हमें इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक बार फिर से बदलने की जरूरत पड़ेगी? सोचिए। खैर, साइंस तो ऐसे ही इवॉल्व होती है। आज के इस रिवीजन एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही क्यूरियस बने रहिए।